हेलो लर्नर्स। हम अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 7th क्लास एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हनीकॉम्ब बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड द एलियन हैंड हमने स्टार्ट कर रखी है। आज वो कंप्लीट हो जाएगी। आज उसका 5th लेसन है। नेम इज़ द बियर स्टोरी। राइटर एक्सेल मुंथे। सो दोबारा से एक बार देखो। लेसन नेम इज़ द बियर स्टोरी और राइटर का नाम है एक्सेल मुंथे। इस स्टोरी को हम देखते हैं, इसमें क्या है। स्टार्ट होती है, एक लेडी है, उसका नेम नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो एक लेडी है, कहाँ पे रहती हैं वो? मनोर हाउस, ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट। एक बड़े से जंगल के एज पे या बॉर्डर पे एक मनोर हाउस है, वहाँ पे रहती है एक लेडी। और उसको मिलता है, क्योंकि जंगल के पास रहती है तो उसको मिलता है एक बियर कब, यानी कि भालू का बच्चा। उसको मिलता है बियर कब और वो उसको बड़ा करती है। मतलब वो इतना छोटा सा था कि उसको बोतल पे उसने बड़ा किया है। बोतल पे यानी कि मतलब बोतल में दूध पिला के, जैसे छोटे बच्चे को पिलाते हैं उस तरीके से उसको बड़ा किया है। वो हर संडे को विज़िट करती है अपनी सिस्टर के पास। ये इससे रिलेटेड इंसिडेंट आगे आएगा, ठीक है। तो वो अपनी सिस्टर को विज़िट करती है एवरी संडे। जो बोतल फीड करवाता है वो कौन है? कुक। कुक कौन है? हेल्पर होता है लेडी का। लेडी का हेल्पर है या कुक है लेडी का, जो हेल्प करता है उसको या फीड करवाता है बोतल से। किसको? बियर कब को। आगे देखते हैं बियर। बियर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि भालू। भालू के बारे में पढ़ते हैं। नेवर टेस्ट मीट। उसने कभी मीट नहीं खाया, क्योंकि उसको इसी तरीके से बड़ा किया गया है कि वो कभी मीट नहीं खाता। तो बियर मीट नहीं खाता और बहुत ही स्ट्रोंग है। बियर मीट नहीं खाता, एक तो ये क्वालिटी है, प्लस स्ट्रोंग है, प्लस एमिएबल। एमिएबल यानी कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, फ्रेंडली नेचर है, ठीक है। यानी कि जब बड़ा हुआ बियर तो कैसा बना? फ्रेंडली नेचर, एमिएबल और मीट ना खाने वाला, ठीक है। मीट क्योंकि खिलाना किसके हाथ में था? जो लेडी थी। तो उसने उसको कभी भी ऐसा नहीं बनाया कि वो मीट पे डिपेंड हो या चिकन पे डिपेंड हो, तो वो नहीं खाता था। एंड एमिएबल था, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता था, चाहे वो उसके साथ हो एनिमल्स हो, चाहे मैन हो, चाहे बीस्ट हो या मैन हो, किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता था। चिल्ड्रन प्ले राइड ऑन हिज बैक। जो बच्चे थे उसकी पीठ के ऊपर खेलते थे। और बियर के जो कंपेनियन हैं घर में, कंपेनियन कौन कौन थे? 3 माउंटेन पोनीज, यानी कि जो ये जंगली घोड़े बोल सकते, जंगली नहीं सॉरी, पहाड़ी घोड़े, ठीक है, उसके साथ रहते थे स्टेबल में ही। और 3 लैपलैंड डॉग्स। लैपलैंड डॉग्स एक ब्रीड है डॉग्स की। तो ये थे बियर के कंपेनियन। इनको ध्यान रखना कि कौन कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बियर के कंपेनियन थे 3 माउंटेन पोनीज एंड 3 लैपलैंड डॉग्स, जो उसके साथ ही स्टेबल में रहते थे। और 8 सेम फूड एज द डॉग्स। जो बियर था, ये बोला है कि स्पेशल उसके लिए कुछ नहीं किया जाता था। मतलब जैसा खाना और एनिमल्स को या डॉग्स को मिलता था, वैसा ही खाना बियर को दिया जाता था। तो वो क्या क्या खाता था? ब्रेड, पोरिज, पोरिज होता है दलिया, पोटैटोज, कैबेज एंड टर्निप्स, यानी कि पालक, ये बंद गोभी, इस टाइप की। मतलब जो जो डॉग्स खाते थे वही खाना बियर को दिया जाता था। और हैज़ गुड एपेटाइट। उसका जो पाचन तंत्र, एपेटाइट यानी कि पाचन, बहुत अच्छा था उसका। और वो डॉग्स जैसा ही खाना खाता था। आगे देखते हैं हम क्या है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लेडी थी वो एवरी संडे कहाँ विज़िट करती थी? अपनी सिस्टर के घर। वो अपनी सिस्टर के घर विज़िट करती थी। एक बार क्या हुआ, जो बियर था वो उसके पीछे पीछे चल देता है। लेकिन ये बात पसंद नहीं आती किसको? तो ये बात जो है वो लेडी को पसंद नहीं आती, क्योंकि जो रास्ता है वो ख़राब सा था। ये देखो इंसिडेंट क्या होता है। जो बियर है उसको फ्रूट्स, सॉरी ये आगे आएगा इंसिडेंट। यहाँ पे है कि जो बियर है उसको फ्रूट्स पसंद है, एप्पल ऑर्चिड है वहाँ पे, लेकिन उसको
वो सब खाने से मना किया गया है, क्योंकि बियर वाज नॉट अलाउड टू ईट एंड टच द बिहाइव्स, मतलब कुछ भी ये फ्रूट्स वगैरह उसको खाने से मना किया गया है। अगर वो ऐसा करता है तो उनको टच करता है तो उसको 2 दिन के लिए बंद चेन से बांध दिया जाता है। ठीक है, 2 दिन के लिए उसको चेन से बांध दिया जाता है, जैसे कि अदर डॉग्स को वैसे नॉर्मली तो रात को ही बांधा जाता है, ओनली नाइट, लाइक अदर डॉग्स, जैसे कि डॉग्स को रात को बांधते हैं वो नॉर्मली बियर को भी ऐसे ही बांधते हैं। लेकिन जब वो कोई छेड़खानी करता है या बी हाइव जो हैं, यानी कि ये छत्ते, मधुमक्खियों के छत्ते उनको बोलते हैं, तो उनको अगर टच करता है या कुछ भी उनके साथ छेड़खानी करता है तो उसको 2 दिन के लिए चेन के साथ बांध दिया जाता है। अब संडे को होता है एक इंसिडेंट। संडे को जाती है लेडी, हर संडे को जाती है, जैसा मैंने पहले बताया, अपनी सिस्टर से मिलने। इस बार क्या होता है, बियर वाज ऑन चेन द होल आफ्टरनून बिकॉज द लेडी विजिट हर सिस्टर एवरी डे, हैव एवरी संडे। हर संडे जो उसकी जो वो लेडी थी हर संडे अपनी सिस्टर के पास जाती थी, उस टाइम पे बियर को बांधा जाता था। मतलब हर संडे जो बियर था वो पूरा दिन बंधा रहता था चेन से, जो कि किसी भी एनिमल को पसंद नहीं होता चेन से बंधना। ठीक है, तो वो क्या करता है, उससे उसको चेन से क्यों बांधा जाता था, ताकि वो लेडी को फॉलो ना करे। क्यों फॉलो ना करे, ये उसी के लिए अच्छा है, क्योंकि जो उसकी सिस्टर का घर था वो था अदर साइड ऑफ माउंटेन लेक के दूसरी साइड था, जो कि बियर के लिए सेफ़ नहीं था, नॉट सेफ़ फॉर बियर, इसलिए उसको चेन से बांध दिया जाता था ताकि वो फॉलो ना करे। लेकिन बियर क्या करता है, वो फॉलो करने लग जाता है। एक संडे को वो फॉलो करने लग जाता है। बियर फॉलोड द लेडी, लॉस्ट हिज, वो तो जो लेडी है वो बहुत गुस्सा हो जाती है, गोट एंग्री, थ्रेटेंड हिम विद हर पैरासोल होता है छतरी, तो वो उसको छतरी से भी डराने की कोशिश करती है। इवन जो बियर ने ना उस दिन अपना कॉलर, यानी कि जो नया पट्टा दिया था वो भी खो चुका था अपना। ठीक है, तो वो पैरासोल से उसको हिट भी करती है, लेकिन वो फिर क्या करता है, वो भाग जाता है, मतलब हिट करने से वो भाग जाता है। और जो लेडी थी वो बहुत गुस्से में आती है जब शाम को। फिर क्या होता है देखते हैं। शाम को लेडी आती है अपने घर। लेडी केम बैक होम इन द इवनिंग, फाउंड बियर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ। उसको वो जब देखती है, मतलब तो ऐसे लग रहा है, वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देती है वैसे, लेकिन जो बियर है नॉर्मली शांत जैसे बैठता है वैसे ही बैठा होता है, बहुत ही शांति से। वेट फॉर होल डे इन सिटिंग सेम पोजीशन में, मतलब जैसे बैठा था पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता है। एंड चेंड द बियर फॉर 2 days। लेकिन जो लेडी है ना उसको आता है गुस्सा, ठीक है, कि ये बियर मेरे पीछे पीछे आ गया, इसने मेरे को तंग किया, मतलब इसी के लिए ये हार्मफुल है, मैं इसकी केयर के लिए करती हूँ लेकिन फिर भी ये गड़बड़ इसने कर दी। तो वो कहती है कि मैं 2 दिन के लिए तुमको बांध दूंगी चेन से, अब तुम्हें मतलब 2 दिन और पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये सब बातें कौन सुन रहा होता है, कुक, जो ओल्ड कुक है लेडी का, वो ये सब बातें सुन रहा होता है। तो वो क्या करता है, उसको भी थोड़ा सा अटैचमेंट है बियर से। वो क्या करता है, बियर की हेल्प करने की कोशिश करता है। तो वो बियर की हेल्प कैसे करता है वो बताता है लेडी को कि जो कुक सेड ब्लेस हिम इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, उसको डांटने की बजाय उसको आशीर्वाद दो, ऐसे बोलता है कुक। बियर हैड बीन सिटिंग हेयर ऑल डे एज मैक एज एन एंजल, जैसे कि कोई आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता या देवदूत हो उसकी तरह, मतलब इतनी शांति से बैठा रहा जो बियर था वो पूरे दिन इतनी शांति से बैठा रहा। इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको ब्लेस करना चाहिए, मतलब उसको आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि डांटना चाहिए। इतनी बात सुन के जो लेडी है उसको रियलाइज़ होता है क्या, देन द लेडी रियलाइज्ड शी हैड मेट अनदर बियर इन द फॉरेस्ट। तो उसको क्या रियलाइज़ होता है कि जो बियर था वो जो उसको वहाँ पे बिला फॉरेस्ट में भी दिखा था उसको, जो उसको फॉलो भी किया,
वो कोई और बियर था, ना कि ये बियर जो एज अ पेट उसके घर में रहता है। तो ये थी ये स्टोरी, यहाँ पे एंड होती है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कौन सा है। हमारा नेक्स्ट लेसन यानी कि 6th लेसन है अ टाइगर इन द हाउस। अब आप ध्यान रखना, जैसे बियर का नेम नहीं बताया था लास्ट लेसन में, लेकिन एलिफेंट के नेम दोनों में बताए हैं। एक में गोलू, जिसमें था लेसन का नेम गोलू ग्रोज अ नोज, और एक में था वो करी, KARI करी, जिसमें कि वो अपने उसके साथ रहता है। जो करी, एक में था करी और एक में था गोलू। तो अब आएगा टाइगर। टाइगर का नेम भी इसमें है, भालू का नाम नहीं बताया गया था, इन तीनों के नाम बताए। तो ये ध्यान रखना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, तो इसको आप ध्यान से करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अ टाइगर इन द हाउस, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इट इज़ स्लाइटली अब्रीज्ड। स्लाइटली अब्रीज्ड का मैंने, स्लाइटली होता है हल्का सा, अब्रीज्ड मैंने आपको पिछले लेसन्स में भी बताया था। अब्रीज्ड होता है कि थोड़ा सा फॉर्म चेंज नहीं, सॉरी, मतलब शॉर्टन कर देना एक तरीके से, किसी बड़े को थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वगैरह उसमें से काट पीट के तो उसको छोटा कर देना, मतलब मेन पॉइंट्स रख लेना। ये है स्लाइटली अब्रीज्ड का मतलब। सो अ टाइगर इन द हाउस स्टोरी देखते हैं, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड के बारे में जानते हैं, थोड़े इम्पोर्टेंट राइटर हैं ये, वैसे भी ध्यान रखना इसको, ये आगे भी हमको लिटरेचर पार्ट में पढ़ने को मिलेगा इनके बारे में। तो इनको देखते हैं। इनका फर्स्ट नोवेल था, ये एंग्लो इंडियन है, इनका फर्स्ट नोवेल था द रूम ऑन द रूफ। इनको मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, और ये जॉन, ये वाला ये थोड़ा सा याद रख लेना, वैसे ये सारे ही वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ अलग सा नेम है तो हो सकता है ये आ जाए। जॉन लिलीवेलिन राइस प्राइज, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। स्टोरी में क्या है, नरेटर्स ग्रैंडफादर से स्टार्ट होती है स्टोरी। नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो एक हंटिंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उनको शिकार करना पसंद है। उनको फॉरेस्ट से, यानी कि नरेटर के जो ग्रैंडफादर हैं उनको फॉरेस्ट से एक टाइगर मिलता है। टाइगर कब है वो, मतलब छोटा बच्चा ही है टाइगर का। तो ग्रैंड मदर जो है उसका नेम रखती है टिमोथी। टिमोथी, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेके तो आए थे ग्रैंडफादर, लेकिन नेम किसने रखा था, वो रखा था ग्रैंड मदर ने रखा था नेम, क्या, टिमोथी, ठीक है। तो ग्रैंड मदर उसको बोतल पे फीड करती है, बोतल मिल्क के, मतलब बोतल मिल्क के साथ उसको फीड करती है। ऐसे ही वो बड़ा होता जाता है, फिर ऐसे मतलब उसका खाना वगैरह बताया हुआ है। फिर बोतल मिल्क के बाद उसकी डाइट क्या थी, रो मटन एंड कोल्ड लीवर ऑयल। उसके बाद की थी पिजन एंड रैबिट थे उसकी डाइट में। तो ये थी उसकी नॉन वेज डाइट, मतलब टाइगर है, जाहिर सी बात है, तो नॉन वेज डाइट पे ही रहेगा, तो नॉन वेज डाइट पे होता है वो बाद में। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके कंपेनियन देखो, टिमोथी के कंपेनियन कौन थे, टोटो कौन था, मंकी, टोटो द मंकी, और मोंगरेल पपी। मोंगरेल एक तरह की ब्रीड होती है डॉग्स की, और उसका बच्चा मतलब, ठीक है। तो मोंगरेल पपी एंड टोटो कौन, मंकी, ये मंकी का नेम भी याद रखना। तो ये थे उसके कंपेनियन, किसके, टिमोथी द टाइगर के। जो बंदर था उसके साथ छेड़खानी करता रहता था टिमोथी के साथ। तो जब टिमोथी गुस्सा होता था तो वो पर्दों पर चढ़ जाता था, कौन, टोटो। जैसे बंदर की उछल कूद करने की आदत है नॉर्मली, वैसे ही करता था। जब दिखता था कि टिमोथी गुस्से में है तो वो पर्दों पर चढ़ जाता था, कौन, टोटो द मंकी। अब देखते हैं जो पपी है, पपी के साथ जो टिमोथी था ना, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई एक दूसरे के साथ। टिमोथी का जो फेवरेट काम था, फेवरेट अम्यूज़मेंट क्या था, स्टॉक हिज प्लेमेट्स, उनका पीछा करना, उसके प्लेमेट्स का पीछा करना। प्लेमेट्स कौन थे अब, मोंगरेल पपी,
एंड टोटो, यही थे दोनों कंपेनियन और यही थे उसके प्लेमेट्स, या छोटे मोटे और भी होंगे वहाँ पे जो एनिमल्स थे, तो वो उसके सब प्लेमेट्स थे। उनको उनका पीछा करना था टिमोथी के लिए सबसे अच्छा, सबसे फेवरेट काम था उसका, उनको फॉलो करना। तो आगे क्या है, टिमोथी था जो वो कई बार कुक के क्वार्टर में ही सो जाता था, मतलब इतना फ्रेंडली था वो कुक के साथ भी। जब टिमोथी बड़ा होता है, ग्रोन अप हुआ, मतलब पूरे साइज का हो गया वो, ठीक है, फिर वो अपनी चेन को पुल्ड हार्ड ऑन चेन, मतलब तो चेन किसी भी एनिमल को पसंद नहीं होती, तो टिमोथी भी जब बड़ा हुआ तो उसको भी चेन से हेट होने लगी और उसने भी शुरू कर दिया चेन को पुल करना, मतलब वो खींचातानी कर। नेक्स्ट जो नरेटर है उसको रखा जाता था उसकी देखभाल के लिए कि टिमोथी की देखभाल करो, केप्ट अप विद हिम विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो नरेटर को जब वो बड़ा हो गया टिमोथी तो डिफ़िकल्टी होने लगी कि मतलब उसकी केयर करना और उसको बांध के रखना चेन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने लगा नरेटर को। तो नरेटर क्या करते थे, ही रिक्लाइंड ऑन अ लॉन्ग सोफ़ा इन ड्राइंग रूम में सोफ़ा के ऊपर लेटे रहते थे और टिमोथी की एक्टिविटीज़ को देखते रहते थे। जब टिमोथी 6 मंथ्स का हो गया, उसका जो फ्रेंडली नेचर था वो कम हो गया, यानी कि फ्रेंडली नेचर था जो मतलब फ्रेंडली नेचर था उसका और एनिमल्स के साथ वो कम होता गया और डेंजरस होता गया वो उनके लिए। तो उसने इवन जो छोटे एनिमल्स हैं स्टार्टेड ईटिंग स्मॉल एनिमल्स, जो उनके और भी पेट एनिमल्स थे छोटे छोटे, तो उनको इवन खाना भी शुरू कर दिया था जब टिमोथी 6 मंथ्स का हो गया था। इतना सब कुछ होने के बाद जो ग्रैंडफादर थे वो क्या करते हैं, टिमोथी को लखनऊ ज़ू में लेके जाते हैं। सो ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ फॉर ज़ू में, मतलब उसको दे देते हैं। कहाँ था वो ज़ू, लखनऊ में, ये ध्यान रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये। आफ्टर 6 मंथ्स जब ग्रैंडफादर उसको दोबारा मिलने जाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ग्रैंडफादर वेंट टू सी टिमोथी, विश द टाइगर बी ट्रांसफर्ड टू द अदर के। वो देखते हैं कि जो ग्रैंडफादर देखते हैं कि टिमोथी के पास वाले ही उसमें केज में एक लेपर्ड है जो थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगता, तो देख के वो उसको बार बार मतलब ऐसे फ्रेटेंड सी लुक दे रही है, इसलिए वो बोलते हैं कीपर को, जो वहाँ पे होता है ज़ू कीपर, उसको बोलते हैं कि इनका जो टिमोथी है उसका पिंजरा चेंज कर दो। और फिर क्या करते हैं, ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड, मतलब जैसे नॉर्मली एक मास्टर अपने पेट के लिए करता है, प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरना, उसके कान वगैरह पकड़ना, मतलब इस तरीके से ग्रैंडफादर करते हैं। ज़ू कीपर एक ज़ू कीपर जो होता है वो था जिसने कि पिंजरा चेंज किया, एक है जो अब ज़ू कीपर कॉल्ड द टाइगर बैड टेम्पर्ड। अब दूसरा ज़ू कीपर आ गया, वो देखता है उसकी जो ग्रैंडफादर हैं और टाइगर की एक्टिविटीज़ को, तो वो बोलता है कि जिस टाइगर को आप ऐसे मतलब टच कर रहे हो ये बहुत ही गुस्से वाला है, मतलब इसका जो गुस्सा है वो बहुत बेकार है, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाता है वो। तो टू से गुड बाय, तो जो ग्रैंडफादर हैं जो गुड बाय बोलते हैं, ग्रैंडफादर रिटर्न टू द केज, गुड बाय बोलने के लिए जो ग्रैंडफादर हैं एक बार फिर से टिमोथी के पास जाते हैं, मतलब टाइगर के पास जाते हैं। जो दूसरा कीपर है वो देख लेता है किसको, रिकॉग्नाइज द ग्रैंडफादर को पहचान जाता है एंड टोल्ड अबाउट टिमोथीज डेथ ऑफ निमोनिया। तो वो बताता है ग्रैंडफादर को कि टिमोथी की तो डेथ हो चुकी है बाय निमोनिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारा कि टिमोथी की डेथ कैसे हुई थी, बाय निमोनिया, ठीक है। ही गेव द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, मतलब डांटने वाली सी लुक देता है वो कीपर को, एंड बेड द टाइगर गुड बाय, और टाइगर को गुड बाय बोल देता है। ये थी हमारी स्टोरी जो यहाँ पे एंड होती है, ये लेसन कंप्लीट हो गया हमारा टिमोथी द टाइगर। इसमें एक जो वहाँ पे पॉइंट रह गया कि कुक का नेम क्या था, कुक का नेम था महमूद। ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे से पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, मतलब यही थोड़ा सा ध्यान रखने, और पूरी स्टोरी में से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एनिमल्स जिसके ऊपर पूरी स्टोरी बेस्ड है उसकी जैसे डेथ कैसे हुई निमोनिया से, कुक का नेम क्या था,
जैसे ग्रैंड मदर ने रखा था स्पेशली नेम, तो नेम किसने रखा था? जैसे अब नॉर्मली हम ये सोचेंगे कि ग्रैंडफादर लेके आए हैं तो ग्रैंडफादर ने ही नेम रखा, लेकिन नहीं, नेम किसने रखा था? ग्रैंडमदर ने। और क्या रखा था? टिमोथी। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन एंड होता है। नेक्स्ट लेसन देखते हैं हम। आवर नेक्स्ट लेसन इज़ द एलियन हैंड, जो हमारी बुक का नेम भी है, द एलियन हैंड, रिटन बाय जयंत नार्लिकर। इसमें क्या है, जो टिल्लू है, टिल्लू है अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। कहाँ पे? मार्स पे। मार्स पे मतलब प्रॉपर वो सरफेस के ऊपर नहीं रहते, बीनीथ द सरफेस अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। मतलब मार्स पे रहना वैसे तो मुश्किल है, इसलिए वो सब आर्टिफिशियल कंडीशंस उनके लिए बनाई गई हैं, तो वो उसमें रहते हैं सरफेस से थोड़ा सा नीचे, मतलब सरफेस में अंदर की तरफ आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं वो मार्स पे। कौन? टिल्लू एंड उसके पेरेंट्स। टिल्लूज फादर कौन है? अस्किल्ड, मतलब एक तरीके से हम उनको साइंटिस्ट बोल सकते हैं, स्किल्ड पर्सन है वो। गोज़ टू वर्क थ्रू अ सीक्रेट पैसेज, सीक्रेट पैसेज के थ्रू अपने काम पे जाते हैं। कौन है वो? एक स्किल्ड साइंटिस्ट हैं, एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू अपना काम करने जाते हैं। वन डे टिल्लू गोट हिज फादर सिक्योरिटी कार्ड, तो एक दिन टिल्लू अपने फादर का सिक्योरिटी कार्ड ले लेता है और उस सीक्रेट रास्ते से जाने की कोशिश करता है और वो उसमें सफल भी रहता है। वन डे टिल्लू गोट हिज फादर सिक्योरिटी कार्ड एंड मेक्स हिज वे टू फॉरबिडन पैसेज। फॉरबिडन यानी कि जिससे मना किया गया हो। उस पैसेज से, जिस पैसेज से मना किया गया हो उस पैसेज में जाता है। ओपन द डोर, लुक एट सन एंड द स्टार्स, वो देखता है, दरवाज़ा खोलता है, उसको क्या दिखाई देता है? सन या फिर स्टार्स, मतलब उसको स्पेस दिखाई देता है। नेवर सीन बिफोर, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था, तो वो देख के बहुत ही खुश हो जाता है, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से कुछ अलग ही उसको दिखा। ठीक है। हार्डली मूव्स 10 स्टेप्स, 10 स्टेप्स भी वो मूव नहीं कर पाता, तभी उसको सिक्योरिटी स्टाफ पकड़ लेता है एंड सिक्योरिटी स्टाफ गेट्स होल्ड ऑन हिम एंड सेंट बैक टू हिज मदर, और उसको अपनी मम्मी के पास वापस भेज देते हैं। अब टिल्लू है छोटा बच्चा, तो उसके पापा उसको सब कुछ बताते हैं अबाउट स्पेस, यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं, कहाँ कैसे सरवाइव करते हैं, ये सब कुछ। तो वो क्या बताते हैं? टिल्लू टेल्स एवरीथिंग अबाउट स्पेस एंड said he can't survive on the सरफेस। उसने बताया, उसके पापा ने क्या बताया कि हम सरफेस पे सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं, और इसीलिए वो सीक्रेट पैसेज है, मतलब पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करके तभी हम बाहर जा सकते हैं एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे सरवाइव क्यों नहीं कर सकते? एयर इज़ टू थिन, क्योंकि जो हवा है वो भी बहुत पतली है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं, इसलिए मार्स पे सरवाइव करना मुश्किल है, ये बताते हैं उसके पापा टिल्लू को। वंस अपॉन अ टाइम देयर फोर फादर्स, अब उनके मतलब ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, फोर फादर्स यानी कि पूर्वज थे, लिव्ड ऑन द सरफेस बट टाइम हैज़ चेंज्ड। वो बताते हैं कि हमारे पूर्वज थे जो ऐसे ही रहा करते थे इसी मार्स पे, लेकिन अब जो कंडीशंस है वो चेंज हो गई हैं। और कंडीशंस किस वजह से चेंज हो गई है? अ स्लाइट चेंज इन सन के टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से जो कंडीशंस हैं नेचर की वो चेंज हो चुकी हैं। तो क्या हुआ? अपसेट द बैलेंस ऑफ नेचर, सन के एटमॉस्फेयर में या टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से क्या हुआ? अपसेट द, उसने पूरे बैलेंस को, नेचर के पूरे बैलेंस को अपसेट कर दिया। तो क्या हुआ? फर्स्ट जो थे बर्ड्स डिसअपीयर हुए, मतलब बर्ड्स जो कम होने लगे उनकी प्रजातियां, फिर एनिमल्स डिसअपीयर हुए। तो धीरे धीरे इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, जो एनिमल्स थे वो डिसअपीयर होना शुरू हो। अब एनिमल्स के बाद हुआ फिश भी मरने लगी, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ह्यूमन बींग्स टू सर्वाइव टेक्नोलॉजी, और जो मतलब एनिमल्स कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते बेचारे, तो लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास है टेक्नोलॉजी, वो इसी वजह से मार्स पे सर्वाइव कर रहे हैं। ही अश्योर्ड द ज्वाइनिंग ऑफ टीम बाय टिल्लू आफ्टर ग्रोन अप, तो वो बताते हैं कि टिल्लू भी ये टीम ज्वाइन कर सकता है जब वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मदर क्या बोलती है कि जब वो अपने पेरेंट्स के रूल को फॉलो करेगा, तभी पेरेंट्स का कहना मानेगा, तभी उनकी टीम को ज्वाइन करेगा।
नेक्स्ट डे क्या होता है, कंट्रोल रूम में लेके जाते हैं। कंट्रोल रूम में उसके पापा उसको दिखाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा होता है, कंट्रोल रूम में बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, खुशनुमा माहौल होता है। सीन 2 स्पेसक्राफ्ट वहाँ पे दिखते हैं क्योंकि उनको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं 2 स्पेसक्राफ्ट। वेटेड फॉर द प्रेजिडेंट्स टू से, तो वो एक दूसरे से, जो सब मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से कुछ नहीं बोलते, और अर्थ से जो प्रेसिडेंट हैं वो बोलेंगे, उनकी जो न्यूज़ है या अनाउंसमेंट्स हैं उनको सुनना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं आगे देखते हैं हम क्या बोलेंगे। तो वो बोलते हैं रूल नंबर 1 क्या है, अबाउट सिक्योरिटी। रूल नंबर 1 इज़ अबाउट सिक्योरिटी, की सिक्योरिटी के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए, किसी को भी ऐसे विदाउट परमिशन एंट्री ना दी जाए, मतलब इस टाइप का कुछ बोलते हैं। नंबर 2 फॉलो नंबर 1। नंबर 2 बोलते हैं कि पहला रूल जो है उसको फॉलो किया जाए, और नंबर 3 बोलते हैं कि नंबर एग्री ऑन अबव 2, जो ऊपर दिए गए हैं उन दोनों पे एग्री किया जाए। देन प्रेसिडेंट गेव मैसेज, और क्या मैसेज देते हैं, फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट हैज़ लैंडेड, जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है वो लैंड हो चुका है, और ये अ रेड लेटर डे इन टिल्लूज़ लाइफ, तो ये टिल्लू की लाइफ का रेड लेटर डे है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। रेड लेटर डे मीन्स हिज फादर ब्रोट हिम टू कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम में उसके पापा उसको लेके जाते हैं उस दिन, इसलिए वो उसका रेड लेटर डे बन जाता है। वो देखता है टीवी स्क्रीन पे स्पेसक्राफ्ट को, वो सभी देख रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो देख रहे होते हैं टीवी स्क्रीन पे उन स्पेसक्राफ्ट को, जो एक तो लैंड हो चुका है। पैनल्स कलर्ड, वो दिखाते हैं उसको, पैनल बहुत, मतलब पैनल्स बने होते हैं, उनके ऊपर कलर्ड बटन होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू इस टाइप से के। लेकिन अचानक क्या होता है, सडन मूवमेंट इन स्पेसक्राफ्ट, और वो किस वजह से होती है, और सब ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं स्क्रीन की तरफ। अब मैकेनिकल हैंड वाज कमिंग, तो जो स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ था उसमें से एक मैकेनिकल हैंड निकलता है, तो वो सब टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि अब क्या होगा, मतलब एक्साइटमेंट से देखते हैं। अ मैकेनिकल हैंड वाज कमिंग आउट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट बेंट एंड टच द सोयल, तो वो सैंपल लेने के लिए मतलब सोयल को ऐसे टच करते हैं। टिल्लू उसी टाइम पे रेड बटन दबा देता है, एंड श्रिल द विसल, और मतलब जो सीटियाँ अलग अलग तीखी तीखी सी सीटियाँ बजने लगती हैं, और फिर वो तुरंत से रिस्टोर, मतलब दोबारा से फिर से दबा देता है एक बार बटन को कि रिस्टोर, मतलब ये ठीक हो जाएगा, बट द डैमेज वाज डन, लेकिन जो डैमेज था वो हो चुका था। हैंड सीज्ड द वर्क, जो हैंड था उसने काम करना बंद कर दिया था टिल्लू की वजह से, क्योंकि उसने रेड बटन दबा दिया था इसलिए। तो आगे क्या होता है, अब दूसरी तरफ है जो नासा ऑन अर्थ, नासा वाज होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब नासा प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रहे हैं, दूसरी तरफ अर्थ का मतलब दिखाया जा रहा है कि क्या चल रहा है वहाँ पे, और एक तरफ स्पेस का, मार्स का दिखाया जा रहा है। सेड दैट एवरीथिंग वाज वेल विद स्पेसक्राफ्ट, वो क्या बोलते हैं कि स्पेसक्राफ्ट के साथ सब कुछ ओके है, सब ठीक है। ओनली मैकेनिकल हैंड हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग, सिर्फ मैकेनिकल हैंड ने काम करना बंद कर दिया है। एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस शो करते हैं, सून एवरीथिंग विल बी सेट, सब ठीक हो जाएगा जल्द ही। अनदर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, मैकेनिकल हैंड रीएक्टिवेटेड, और उसमें क्या बोला जाता है कि मैकेनिकल हैंड जो है वो दोबारा से उसने काम करना शुरू कर दिया है, एंड उसने सोयल का सैंपल भी ले लिया है, एंड सोयल सैंपल्ड बीइंग कलेक्टेड, सोयल का सैंपल भी कलेक्ट कर लिया। विल रिवील लाइफ ऑन मार्स और नो, जो कि रिवील करेगा कि मार्स के ऊपर लाइफ है या नहीं, ठीक है। तो सोयल का सैंपल कलेक्ट हो गया, उसने काम करना शुरू कर दिया, किसने, जो मैकेनिकल हैंड था। अब क्या होता है, पार्ट ऑफ अर्थ, ये जो सब लेसन है जो हमने पढ़ा अभी पीछे, द एलियन हैंड, ये जो वाइकिंग मिशन था हमारा उसका पार्ट है। साइंटिस्ट बिहाइंड द सीन डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड क्यों होते हैं, जो साइंटिस्ट दिखाए गए हैं उसमें वो सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स, क्योंकि
मार्स के ऊपर उनको कोई भी साइन नहीं दिखाई देता लाइफ का कि ह्यूमन बींग्स वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। ऐसा कोई साइन उनको सोइल के सैंपल से रिसीव नहीं हुआ, इसलिए वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इसमें याद रखने लायक क्या है, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, ये वाइकिंग मिशन, ठीक है, कि ये कहाँ से लिया गया है। जो हमारा वाइकिंग मिशन था ये उसका पार्ट है, उसको एम में, उसको माइंड में रखते हुए ये स्टोरी बनाई गई है। सो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, हमारी बुक भी यहाँ पे ख़त्म होती है, द एलियन हैंड। कल हम इसके PYQs करेंगे, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ओनली 7th क्लास के जो होंगे, क्योंकि हमने 7th क्लास की NCERT कंप्लीट कर ली है। तो हम कल इसके जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे वो सब कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।